Good morning students. Welcome once again in Eclave International Online Classes. In the previous video lecture we have started our chapter number 11 Human Eye and the Colorful World. इसमें अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि कितना पोर्शन डिलीट हो चुका है और फिर अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्पर्जन का और रिफ्रैक्शन का विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म। और उसके बाद जो अपन ने डिस्पर्जन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसको मैंने आपको हाफ ही करवा के छोड़ा था, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आप देखेंगे कि आइजैक न्यूटन ने किस तरीके से डिस्पर्जन को आगे एक्सटेंड किया और किस तरीके से उन्होंने रिकॉम्बिनेशन को भी शो किया फॉर द स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अपन बात करें स्पेक्ट्रम की और डिस्पर्जन की, तो कौन सा फिनोमिना होता है जिसको अपन डिस्पर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्पर्जन का जो फिनोमिना मैंने आपको पिछली बार बताया था दैट वाज splitting of the white light into its component colors that is known as a dispersion। यानी मैंने आपको बताया था कि सनलाइट जो होती है, सन से आने वाली जो रेज होती है वो एक वाइट लाइट का सोर्स है सन, और ये जो रेज आती है वो वाइट लाइट की होती है। तो वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म पे डालते हैं विद द ऑब्लिक्यूली, तो किसी एंगल के साथ, तो वो क्या करती हैं कि रिफ्रैक्शन होने के बाद बाय द हेल्प ऑफ द प्रिज्म, तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या करती है, एक बैंड बनाती है, 7 कलर बैंड बनाती है, ठीक है। और वो 7 कलर बैंड जो होता है उस 7 कलर बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो एक वाइट लाइट का अपने 7 कलर कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट हो जाना, उसको अपने सारे कलर्स जो शो करने की उसमें एबिलिटी है, दैट फिनोमिना इज नोन एज अ डिस्पर्जन। तो इस पूरी स्प्लिटिंग को डिस्पर्जन कहा जाता है, और स्प्लिटिंग के थ्रू जो वो 7 कलर का बैंड बनता है दैट इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। अगर इसके पीछे का रीज़न देखें कि वो जो बैंड बन रहा है वो क्यों बन रहा है, उसका रीज़न क्या है, उस बैंड के बनने का पीछे का रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न होता है कि जो डिफरेंट कलर रेज होती है, वायलेट, रेड, येलो, है ना, ऑरेंज, इंडिगो वगैरह, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफर होती है, और ड्यू टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ इनका जो डिस्पर्जन होता है वो भी डिफरेंट एंगल्स के थ्रू होता है। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसका डिस्पर्जन उतना ही कम होता है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है जितनी कम होती है उसका डिस्पर्जन उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब आप विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म डिस्पर्जन देखते हैं किसी भी वाइट रे का, तो इसके अंदर आपको नज़र आते हैं 7 कलर बैंड्स, और इन 7 कलर बैंड्स के अंदर सबसे नीचे आपको दिखाई देता है वायलेट कलर। यानी इसका जो कॉम्बिनेशन होता है या इसका बैंड का जो सीरीज़ होती है, बैंड की सीरीज़, वो किस कॉम्बिनेशन में होती है, वो होती है, इसको लर्न करने के लिए आप जो यूज़ करेंगे ट्रिक उसको कहा जाता है विबग्योर। ये होती है, सबसे नीचे होती है वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, देन लास्ट वन इज रेड, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हो कि वायलेट जो है वो सबसे नीचे है, वो सबसे ज़्यादा बैंड हुई है। इसका रीज़न क्या है कि वायलेट कलर की जो रेज होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, लेस होती है, जबकि रेड कलर की जो आपके पास रेज होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 टाइम ग्रेटर ये आपके वॉयलेट कलर से शो होती है, यानी बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ इसकी देखने को मिलती है वॉयलेट कलर से ज़्यादा। जनरली अगर एग्जांपल्स देखें कि इसका जो यूज़ होता है वो भी हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। डेंजर के सिंबल्स जितने भी होते हैं वो सारे रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल के लिए रेड लाइट होती है, या फिर किसी हाई पावर्ड जनरेटर वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर रेड सिग्नल बनाया जाता है, इस तरह से क्रॉस बना दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रेड कलर।
तो ये सारे जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, रडार्स के ऊपर भी रेड कलर लगाया जाता है ताकि इजीली किसी भी चीज़ को वो दिख जाए। उसका रीज़न क्या होता है भाई, रेड कलर जो होता है उसका डिस्पर्जन बहुत कम होता है और वायलेट कलर जो होता है उसका डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो डिस्पर्स्ड कम हो पाती है, स्प्लिट कम हो पाती है, या यूँ कह दे कि उसका जो एक तरीके से अपने पाथ से डिस्टर्ब होने का जो पैटर्न होता है वो बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। इसलिए वो फॉग में, स्मोक में, यानी ऐसी कंडीशंस हो, ट्रांसल्यूसेंस वाली कंडीशंस हो जिसके अंदर आपको बिल्कुल साफ दिखाई ना दे रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप रेड कलर को बहुत अच्छे से देख पाते हैं क्योंकि उसका डिस्पर्जन कम होता है। इसीलिए फॉगी टाइम पे, स्मोकी कंडीशंस के अंदर रेड कलर इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसलिए सिग्नल पे अगर रेड सिग्नल हो रहा है तो आपको कितनी ही फॉग क्यों ना हो, कितना ही फॉग क्यों ना, आप इजीली उसको देख पाएंगे कि रेड सिग्नल है, आपको स्टॉप करना है। ठीक है, तो जितने भी डेंजर के सिंबल्स होते हैं वो सारे इसी से यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है कि वाई द डेंजर सिंबल्स आर गिवन बाय द रेड कलर, रेड कलर से ही क्यों उनको शो किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से अराइज होता है। और सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, इससे आप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले वॉयलेट होता है, सबसे नीचे वाला, जिसका डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा बैंडेड रे की फॉर्म में होता है। और उसके बाद होता है इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देखिए बेसिकली अगर इनके मिड कलर के बारे में बात की जाती है तो वैसे तो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मिड, लेकिन हम येलो कलर को मिड लाइट कलर भी मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, पीले रंग को हम ज़्यादा, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो जो होता है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो आपका जो येलो कलर होता है वो एज अ मिड बैंड के मिड कलर की फॉर्म में आपको नज़र आता है। ठीक है, तो वॉयलेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा बैंड होने वाली रे होती है और रेड जो होती है वो सबसे लेस बैंड होने वाली रे इसके अंदर होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आइजैक न्यूटन ने क्या किया था कि आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, एटमॉस्फेरिक नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन जो होता है, उसके अंदर आपको 7 कलर्स नहीं दिखाई देते, अप्रॉक्सीमेटली आपको 4-5 कलर्स ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो उनको और ज़्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको और ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए, और ज़्यादा सेपरेट करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि मैं एक और प्रिज्म इसके साथ लगा देता हूँ। लेकिन जब उन्होंने एक और प्रिज्म यहाँ पे लगाया, सीधा लगाया, तो उन्होंने कोई चेंज इसके अंदर नहीं देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसको उल्टा रखा, ये आपको 7 कलर का बैंड मिल गया। और सेकंड वाले अगर आप प्रिज्म को इन्वर्टेड रखते हैं, जैसी कि कंडीशन पहले वाले की है उसका इन्वर्टेड अगर आप रखते हैं, तो इन्वर्टेड रखने पर आपको जो फिनोमिना यहाँ पे दिखाई देता है 7 रेज का, वो क्या दिखता है कि सारी की सारी 7 रेज फिर से कंबाइन होकर एक वाइट कलर रे में कन्वर्ट हो जाती है। ये वाइट कलर रे आ जाती है आपके पास, सिंगल वाइट कलर रे आपके पास आ जाती है। तो इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और ये पिछले साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये किसका स्पेक्ट्रम है? ऑफ वाइट लाइट। ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का रिकॉम्बिनेशन।
पहले वाइट लाइट थी, फिर 7 कलर के बैंड में स्पेक्ट्रम की फॉर्म के अंदर आ गई, और देन इफ़ यू आर पुटिंग द अनदर प्रिज्म एज अ इन्वर्टेड कंडीशन, देन यू अगेन विल गेट अ सिंगल वाइट रे. So it is known as a recombination of spectrum of white light. ठीक है, तो ये था आपका जो आइजैक न्यूटन ने शो किया था, फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड बाय द आइजैक न्यूटन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये आपको मिला था. नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रेनबो फॉर्मेशन. किस तरीके से होता है भाई रेनबो फॉर्मेशन? अब आप ये देख सकते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन किससे हो रहा है, स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन. स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है बेटा स्प्लिटिंग ऑफ द वाइट रे. अब रेनबो फॉर्मेशन की अगर अपन बात करते हैं तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए स्पेक्ट्रम तो भाई एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है रेनबो फॉर्मेशन. तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो क्या नहीं है, प्रिज्म नहीं है ना, तो फिर वहाँ पर किस तरीके से स्प्लिट हो पाती है वाइट रे? तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं रेनबो फॉर्मेशन की, तो रेनबो फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन आफ्टर दी रेन आपको देखने को मिलता है. ठीक है, आफ्टर दी रेन आपको देखने को मिलता है रेनबो फॉर्मेशन. और एक स्पेसिफिक और थिंग होती है कि रेन हो जाने के बाद जिस तरफ सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है. अगर आपके पीछे है सन तो आपको आपके आईज के सामने दिखाई देगा, और अगर आपके सन इधर है तो आपके पीठ की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, बैक की तरफ आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देगा. उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न है कि वहाँ पर जो रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, वो किसकी वजह से हो रहा है? रेन ड्रॉपलेट्स की वजह से. जो वाटर की ड्रॉप्स बनती है रेन के थ्रू, वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कहीं ना कहीं वो वहाँ रह जाती है एटमॉस्फेयर में, और जब वो लाइट रे को क्या करती है, डिस्पर्स करती है. मीन्स द रेन ड्रॉपलेट्स are acting as a prism in the atmosphere to form a spectrum. ठीक है, और उसे कहा जाता है नेचुरल स्पेक्ट्रम एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रेनबो. अब आप मुझे बताइए कि जो रेन ड्रॉपलेट होती है वो कैसी होती है? रेन ड्रॉपलेट्स होती है, आपको पता होगा सरफेस टेंशन की वजह से जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो सारी कैसी हो जाती है, राउंड हो जाती है, गोल हो जाती है. ठीक है, तो ये अगर आप एक रेन ड्रॉपलेट माने तो इसमें देखिए होगा क्या. अगर सन आपका यहाँ है, ठीक है, तो आपको इधर रेनबो फॉर्मेशन होगा. आप यहाँ खड़े हुए तो आपके सामने अगर सन है तो आपके पीठ की तरफ होगा. तो देखिए होगा क्या, यहाँ से एक रे जाएगी सन से, अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, क्योंकि पिछला वाला तो आ चुका है पिछली बार, तो चांसेस अब इन्हीं के बनते हैं जो रह गए हैं टॉपिक्स. ऐसा नहीं है कि जो आ चुका उसे अपने को छोड़ देना है, उसको भी साथ करते जाना है. दिस इज द सन. इससे आई आपके रे, ये क्या है, वाइट रे है, वाइट लाइट रे है ये. अब ये यहाँ पर कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, एयर से वाटर में एंटर कर रही है. करिए, एयर से वाटर में एंटर कर रही है. तो आपको पता होना चाहिए कि जब एयर से वाटर में एंटर करती है तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगी ना. ठीक है, तो मान लीजिए ये इसका नॉर्मल है, इधर से नहीं मानते हैं, ये मानते हैं, तो इसकी तरफ झुक जाएगी.
पास आ जाएगी, यानी आपका जो इंसिडेंस एंगल होगा वो बड़ा होगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आइए, ये क्या हुआ इसका? रिफ्रैक्शन। क्या हो गया ये इसका? रिफ्रैक्शन। पहला स्टेप आपके पास आ गया, रिफ्रैक्शन होता है भाई। रिफ्रैक्शन होता है, क्यों होता है? क्योंकि एयर से कहाँ एंटर कर रही होती है? वाटर में एंटर कर रही होती है, वाटर ड्रॉपलेट में। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो सरफेस है वो किसकी तरह काम करेगी? मिरर की तरह काम करेगी। और सेकंड स्टेप होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। यहाँ पर ये मिरर की तरह काम करेगी और रिफ्लेक्शन करेगी। जितने एंगल से ये आई है, ये मान लीजिए नॉर्मल है इसका, तो जितने एंगल से ये आई है उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेप इज इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ये। अब यहां से जब ये निकलेगी तो अब यहां से निकलते टाइम ये करेगी डिस्पर्जन। सेवन कलर्स में, और ये बनेगा 7 कलर्ड बैंड। And that is spectrum, or also known as rainbow। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गई आपकी डिस्पर्जन। थर्ड स्टेप है डिस्पर्जन, splitting of the white light into its components colors। तो देखिए 3 फिनोमिनाज हैं जो 1 by 1 आफ्टर द 1 by 1 क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अकर हो रहे हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है रिफ्रैक्शन, सेकंड है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड थर्ड वन इज डिस्पर्जन। थर्ड वन इज डिस्पर्जन। इसको फिर से आप डिस्पर्जन कह दो या फिर रिफ्रैक्शन कह दो, बात एक ही है। रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। क्यों बोल सकते हो उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 मीडिया है, ये वाटर है और ये एयर है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियाज हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्शन। डिस्पर्जन क्यों कह रहे हैं वो आपको पता है, क्योंकि वाइट लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट्स कलर्स के अंदर क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो थर्ड फिनोमिना ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन। ऑल्सो यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ रिफ्रैक्शन। तो थर्ड स्टेप आपके पास हो गई, रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो और डिस्पर्जन भी इसको बोल सकते हो। तो किस तरीके से रेनबो फॉर्मेशन होता है वो आपको पता हो गया होगा आई थिंक। किस तरीके से करते हैं बेटा इसको, कि सनलाइट जो होती है वो आपके किस में एंटर करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर करती है, क्योंकि एयर से वो वाटर में एंटर कर रही होती है तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है। इस पूरे फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जब वो अंदर जाती है तो उसकी जो आउटर लेयर होती है या उसका जो सरफेस बना हुआ होता है वो एक मिरर की तरह काम करता है और उसको इंटरनल रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्ट कर देता है उस रे को। और जब ये इंटरनल रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे साइड से जब बाहर निकलती है तो वो अपने सारे जितने भी 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर स्प्लिट हो जाती है, उसके अंदर डिवाइड हो जाती है और उस स्प्लिटिंग की वजह से ये 7 कलर के बैंड के फॉर्मेशन में आपको दिखाई देती है। एंड दैट 7 कलर बैंड इज नोन एज रेनबो। और ये पूरी फिनोमिना आपके पास हो गई रेनबो फॉर्मेशन की। तो जब ये 7 कलर के बैंड में डिवाइड होता है तो उसे डिस्पर्जन भी कह सकते हैं आप। और साथ में ये 1 ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर रही होती है रे,
इसलिए इस फिनोमिना को आप रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली रेनबो फॉर्मेशन इज द थ्री फिनोमिनास कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन। तो इन तीनों फिनोमिनास के कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको किसका फॉर्मेशन नज़र आता है एटमॉस्फेयर में? रेनबो का फॉर्मेशन नज़र आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर अपन बहुत सारे फीचर्स लेंगे या बहुत सारे ऐसी कंडीशंस को लेंगे जो आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं और अर्लियर सनराइज़ है और डिलेड सनसेट है। तो इन चीज़ों के बारे में अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ इसके अंदर हॉट और कूल एयर के अंदर, तो आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पर जब एटलीस्ट 11, 12, 2 o'clock का टाइम होता है, तब आपने देखा होगा एक ऐसे लगता है जैसे कि गर्म लहरें, वेव्स निकल रही हों अर्थ के अंदर से। और उस कंडीशन में अगर आप किसी को देखना चाहें डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूरी पर खड़ा हुआ है, तो वो क्लियर नज़र नहीं आता, वो ऐसा लगता है धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देता है। और ऐसे ही एक कंडीशन होती है जब आग जल रही हो और उसके फ्लेम के आर पार अगर आप किसी को देखना चाहते हैं, तब भी आपको उसका फेस जो होता है वो क्लियर नज़र नहीं आता है। उसका रीज़न क्या होता है? आपको ये तो पता ही है कि जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे वो लाइटर होती जाती है, हल्की होती जाती है, रेयरर होती जाती है, और जो उनके ऊपर वाली जो एयर होती है वो कूल होती है, ठंडी होती है। तो एक तरीके का डिफरेंट लेयर का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक कूल लेयर का कॉम्बिनेशन बन जाता है विद द हॉट लेयर ऑफ द गैस। यानी है तो दोनों गैस ही, यहाँ पर मीडिया चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी डेंसिटी चेंज हो गई है दोनों गैसेस की। यानी जो हॉट एयर लेयर है और जो कूल एयर लेयर है वो एक डिफरेंट मीडियाज की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब अर्थ टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो अर्थ के पास वाली जो एयर होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठने लगती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब चीज़ हॉट होती है या गैसेस जब हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। और उस कंडीशन में जब वो कूल एयर और हॉट एयर के कॉम्बिनेशन के अंदर आती है, तो जब लेयर के अंदर से जब एयर पास हो रही होती है, लाइट पास हो रही होती है, तो उसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि दे बोथ लेयर्स विल रिएक्ट एज अ डिफरेंट मीडियाज। हालांकि वो डिफरेंट मीडिया नहीं है, बट ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटी दे विल रिएक्ट एज अ डिफरेंट मीडिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में हॉट लेयर ऑफ द गैसेस एंड कूल एयर गैस जो है आपकी लेयर, उन दोनों के बीच में जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा उसकी वजह से आपको देखने पर कोई भी थिंग आर पार देखने पर आपको सही, साफ और एक फिक्स पोजीशन पे दिखाई नहीं देगी। तो उस फिनोमिना को कहा जाता है, इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जो टॉपिक्स हैं, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, अर्लियर सनराइज और डिलेड सनसेट, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो आप थोड़ा पढ़िएगा इसके बारे में और स्टडी करने के बाद बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।